ये यूपी टेट के सभी सवाल हैं, सुपर टेट में भी काम आएंगे। अगर आप इसको केवल यूपी टेट कह रहे हैं तो गलत बात है, ये सुपर टेट में भी काम आएंगे, तो इसलिए आप यूपी टेट और सुपर टेट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वही सवाल है जो कि आपको पीछे एग्जाम में परेशान कर रहे थे। प्रीवियस ईयर बेस्ड पूरा का पूरा सेशन है, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन है। हम यहाँ पर आपके लेवल को चेक करेंगे, आपका आकलन करेंगे, आपके ऑब्जर्वेशंस को समझेंगे और उसी आधार पे आगे अपने कंटेंट को भी रेडी करेंगे। तो सभी लोग कृपया तेजी के साथ जुड़ जाएं। नीलम जी हैं, श्रेया जी हैं, प्रियंका जी हैं, मंजू जी हैं, श्रेया, सभी का स्वागत है। सभी लोग कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ और वॉइस सब कुछ क्लियर है, वीडियो सब कुछ सही है, तो हम लोग इस महत्वपूर्ण क्लास को प्रारंभ करें। मैं इस क्लास में आपके कमेंट को बहुत वैल्यू दूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ओपन करूंगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सवालों को हल करें और मुझे कनेक्ट करें, मुझे बताते चलें कि हाँ इस सवाल का उत्तर ये होता है। इस वजह से हम यहाँ पर फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग श्योर हैं कि अब करने चल रहे हैं, आंसर्स करने चल रहे हैं? आप लोग अगर कंफर्म कर दे तो मैं क्लास की शुरुआत करूं। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और होती है कि आप लोग अगर सेशन को देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करें, इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। मैं शुरुआत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। तो पहला सवाल आपके सामने देखिए बोर्ड पर आएगा। पहला सवाल जो आ रहा है बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूजफुल और रहा है हमेशा से यूपी टेट के सवाल में, रेशियो से कनेक्टेड सवाल है। यहाँ पर आपके सामने ए कुछ रिलेशंस मेंशन कर रखा है कि ए बटा बी, जैसे अगर आप पढ़ें हम लोग तो यहाँ पर स्थिति क्या है आप खुद समझ पा रहे हैं। ए अपान 3 है इजुकल टू बी बाई 4 है इजुकल टू सी अपान क्या है बताएं 7 है। और आपसे पूछा क्या गया है बताएं, ए प्लस बी प्लस सी अपान सी, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। जो कर सकते हैं प्लीज बता दें। अब इस सवाल को कैसे कर सकते हैं कंफर्म करिएगा। यस, इस सवाल को कैसे कर सकते हैं कंफर्म करिएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं। जब कभी ऐसे नंबर्स दिए रहते हैं और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो निश्चित तौर पर मुझे ए बी सी को रिलेटेड करना ही पड़ेगा, संबंधित करना ही पड़ेगा, तभी ये निकल पाएगा। आपके आंसर्स आ रहे हैं 2 लगातार। देखिए मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे कंफर्म करें। मैं इसके लिए आपको जब रेशियो पढ़ाता हूं तो यही बताता हूं कि इस समय जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इस समय अगर आप निकालना चाहें कि ए का मान कितना हो जाए या ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम फाइंड करना चाहें तो सिंपली 3 और 4 और 7 होता है, क्योंकि इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी एक सिंगल वैल्यू से। और वह सिंगल वैल्यू क्या होती है पता है? उस सिंगल वैल्यू को हम लोग ऐसे सिंपल के मान लेते हैं और उसी आधार पर a बाई 3 इक्वल टू के, तो a का मान 3 के, b का मान 4 के, c का मान 7 के, और रिलेट कर दिया तो a का मान, b का मान, c का मान आपके सामने है। a का मान, b का मान और c का मान आपके सामने है। तो कंफर्म हो गया सब कुछ? यस। अगर कंफर्म हो गया तो आइए हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सिंपली a b c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया, c का मान 7 है और नीचे भी 7 है। 7 4 11, 3 कितना होता है 14 है, 14/7 है। तो सिंपली इसका आंसर आप लोग कितना बता सकते हैं 2, जो आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। रियल आंसर आपके सामने 2 है। पहला क्वेश्चन आपका डन होता है। सभी लोग पॉइंट करते चले, कंफर्म करते चले। बस बिल्कुल सभी का आंसर 2 है और आप लोग यहाँ पर सी ऑप्शन उसका नोट कर लिए थे। अभी हमने इंडिसेस पढ़ा था, आपको पढ़ाया था इंडिसेस, रूट के सवाल आपने देखे थे, पावर देखा था। अभी करड़ी पर सेशन करने थे और ये आपको सॉल्व करना चाहिए, उसी के बिहाफ पर सॉल्व करना चाहिए। पावर का उपयोग आप जानते हैं। मैं क्वेश्चन को जब तक लिखता हूं तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका सोल्यूशन करके हमें दें। 1/3 की होल पावर -3 लिखा हुआ है, माइनस चलते हैं 1/4 है आपके सामने और इसकी पावर -2 लिखा हुआ है। ब्रैकेट को यहाँ क्लोज किया जो करली वाला था, अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ है। फिर हमने डिवीजन का साइन देखा, फिर हमने 1/4 देखा और यहाँ पर भी -3 देखा। अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं। जब तक मैं इसको कर रहा था, लिख रहा था, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके सोल्यूशन को खुद से ट्राई करें। अब आप इसके लिए क्या पढ़ चुके हो, क्योंकि मैंने उन चीजों को पढ़ा रखा है इसलिए मुझे भरोसा रहता है कि आप कर लेंगे। जैसे क्या, अगर a है और इसकी पावर -n है तो हम इसको कहते थे कि यह 1/a की पावर क्या हो जाएगा n। उसी तरह से अगर हमने लिखा a बाई बी की पावर अगर -n है तो आप इसको b बाई a की पावर यहाँ पर पॉजिटिव n बनाते थे। सेम काम यहाँ भी करना होगा। जैसे 1/3 की पावर अगर -3 है तो आपको सिंपली लिखना चाहिए 3 की पावर 3। बन गया ना, मतलब आपने इसका रेसिप्रोकल किया और -3 ऑटोमेटिकली +3 बन जाएगा। आंसर्स आपके आने शुरू हो गए। यही अच्छी बात है, यही अच्छा रिस्पॉन्स है और इसी तरह से आपको कनेक्ट करना चाहिए। माइनस यहाँ 1/4 की पावर -2 है तो आप इसको 4 की पावर 2 बना सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। ए वाला ब्रैकेट सभी भी चाहे तो आप क्लोज करे रहें, बाकी ऐसी कोई नीड नहीं है। सेम उसी तरह से अगर आप इधर डिवीजन देख रहे हैं और यहाँ भी 1/4 की पावर अगर -3 है तो आप इसको भी 4 की पावर कितना बना सकते हैं 3 बना सकते हैं। बोलिए इतनी बातें समझ में आ गई? यस, बहुत बढ़िया। देखिए आबिर आपका आंसर 3 की पावर 3 भैया सबको पता है कि 27 होता है। यस होता है।
4 की पावर 2 16 होता है, और ये भाग चला जाएगा नीचे, और 4 की पावर 3 सबको पता है कि 64 होता ही है। यस हो गया। अभी आप 7 से 6 घटाएं 1, 11/64 अगर आपने बताया है, देखिए मैं कमेंट लगातार देख रहा हूं, आपके आंसर्स भी देखिए, भरत का, पूजा का, नैन्सी का, रीना का, जितने लोग का 11/64 आ रहा है, पहले ही ऑप्शन को हम लोग इसका राइट सोल्यूशन मान लेंगे। 11/64 करेक्ट आंसर है, आपके इस सवाल का सही उत्तर एकदम बन चुका है। प्लीज सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन 11/64 आप लगा सकते हैं राइट सोल्यूशन के रूप में। यस, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर करते चलें और इसको रील्स बनाते रहें, जिससे कि हम भी फील आए, हमें भी और करने का मोटिवेशन मिले। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस तरह के रूट के सवाल आते हैं। नॉर्मल अगर 3 4 5 लिखा है, नॉर्मल अगर नंबर है, समझ रहे हैं, नॉर्मल अगर नंबर है तो तुलना करना आसान है। जैसे अगर यही 3 4 5 लिखा होता तो इजी था, हम बता देते कौन बड़ा है कौन छोटा है, आरोही अवरोही क्या होगा। यही बोला है, को व्यवस्थित अगर करते हैं तो आरोही क्रम क्या होगा। आरोही को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है क्या पता है, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का सेंस हो गया छोटे से बड़ा। क्या हो गया, छोटे से बड़ा, अर्थात पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी तरह से चलता जाएगा, छोटे से बड़ा। करेक्ट है, ये आपके सामने है। अब आपको इसको समझना है कि हम इसको बड़े छोटे से बड़ा कैसे बना पाएंगे। तुलना कर पाए तब तो बनेगा, बिना तुलना करे पॉसिबल नहीं है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर एक जैसे रूट होते सबके, जैसे मान लीजिए ऐसे होता रूट ए, रूट बी, रूट सी, तो नॉर्मल आप कंपैरिजन कर सकते थे। अगर यहां पर पावर जो भी लगा रहे, अगर सबकी एक जैसी लगी रहे, चाहे पावर फ्रैक्शनल हो चाहे जैसे हो, तो तुलना करना इजी होता है। लेकिन पता चल रहा है कि एक जगह लिखा है √3, एक जगह लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4, और एक जगह लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 5। अब यहां पर तो स्क्वायर रूट है, यहां घनमूल है, यहाँ फोर्थ रूट है। हम कैसे सोच पाए कि अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं सोच सकते। ऐसे डायरेक्टली सोचना टफ हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए पता है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करना चाहिए। जैसे हमने आपको एक बात बताई थी, हमने कहा था nth रूट ऑफ अगर a है तो a की पावर 1 क्या होता है, n होता है। nth रूट ऑफ a है तो a की पावर 1/n होता है, मतलब आप इसको 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। सेम सीक्वेंस में 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। बोलिए हो सकता है, यस। अगर ऐसा हो गया, अभी भी तुलना करना, देखिए 3 है 4 है 5 है, जो पावर फ्रैक्शनल है उनके डिनोमिनेटर्स देखिए 2 है 3 है 4 है। एक संख्या सोचिए जो 2 3 4 से कटे, हो गई 12। हमने 2 से 3 से और 4 से कटने वाली संख्या सोच लिया, वो क्या है, 12 है। तीनों से कटने वाली, देखिए आपके आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। अभी इसको लिखे 3, यस लिख दिया। 2 से इसको करो भाग, 6 होता है। कितना होता है, 6। यहां हम लोग लिख देते हैं क्या पता है, 6। और यहां पर क्या कर देते हैं, लिखते हैं 1/12। अब देखिए 6 दूना 12, बात वही है, बात जो हम कर रहे हैं वही है, 6 दूना 12 1/2 ही है, बट प्रेजेंटेशन बदल गया, जिससे हम कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। इधर ऐसे 4 लिखिए, 3 से भाग करें 4 बार गया, और इसका भी ऐसे 1/12 लिख दीजिए, बात वही है, 4 3 12, कुछ अलग नहीं हो रहा है, वही है। ऐसे 5 है, 4 3 12 होता है, 3 से जाएगा, और यहां भी 1/12 हो गया। अब अच्छा ये हो गया, देखिए जो हम चाहते थे, सबकी पावर 1 हो गई कि नहीं, 1/12 1/12 1/12। अब बेसिस को चेक कर लें, 3 की पावर 6 होता है भैया 729, 4 की पावर 4 256, और 5 की पावर 3 125। तो साफ साफ समझ में आ गया कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा ए है 125, उसके बाद इसका नंबर, उसके बाद इसका नंबर। अर्थात अगर हमको आरोही में जाना है तो हमें सबसे पहले इसको लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा, और फाइनली इसको लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से आप सोचें, आरोही में अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले फोर्थ रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन। तो अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है, फोर्थ रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन बनेगा सी विकल्प। इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट परफेक्ट राइट सोल्यूशन बनकर आएगा। यस बिल्कुल सही बात है, सी अगर आप बता रहे हो तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन है। सबका सही आंसर है। आप सभी लोग नोट करते चलें और बताते चलें, कंफर्म करते चलें, एक एक सवाल का आंसर देते चलें। ये बहुत बढ़िया आपके यूपी टेट का अगर आपका एग्जाम है तो यूपी टेट के एग्जाम में आपको मैं बता दूं, पंचभुज से रिलेटेड, खडभुज से रिलेटेड, मतलब जो पॉलीगन का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत पूछा जाता है। पंचभुज क्या है, ए है, देखिए ध्यान से, ये पंचभुज है, 2 2 4 1 5, ऐसे हट की तरह बन गया तो पंचभुज है। 5 भुजाएं हैं
और हमसे पूछा कि इसके अंतः कोणों का योग क्या होता है। कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है अर्थात कोई भी बहुभुज है, कोई क्या है, बहुभुज है। बहुभुज का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं, मतलब एक ऐसा फिगर जो बाउंडेड हो, सेगमेंट से बाउंडेड हो लाइन से, और वह बधा हो पूरी तरह से, उसमें कहीं से भी निकलने का चांस ना हो, वह बहुभुज है। उसके सभी अंतः कोणों का योग, हमेशा एक रूल, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग का फार्मूला आपको पता होगा, चतुर्भुज का पता होगा। नॉर्मली लोगों को योग ही पता होता है, त्रिभुज में 180 है, चतुर्भुज में 360 है। ऐसे कोई भी बहुभुज हो, सभी भुजाओं, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, अगर कोई फिगर है सभी अंतः कोणों का योग, इसका जो सूत्र होता है पता है क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। n-2, n का मतलब भुजाओं की संख्या गुणे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके सभी अंतः कोणों का योग हो जाएगा। अगर यह फिगर पंचभुज है तो इसमें भुजाओं की संख्या 5 होगी। आपके कमेंट्स आ रहे लगातार देखिए। हम तुरंत क्या लिखेंगे, 5 - 2 लिखेंगे, गुणे 180 कर देंगे। तो 5 से 2 घटाइए, 3 होता है, 3 गुणे 180 कर दें, 18 तिया 54, 540 डिग्री। अगर आप सब बता रहे थे तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन आप हमें दे रहे हैं, एकदम सही आंसर आपके सामने। यस, सब पढ़ाया जाएगा, एडवांस से लेकर अरिथमेटिक से लेकर, हमारी पूरी जिम्मेदारी, आप परेशान मत होइए। बिफोर द एग्जामिनेशन हम लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप मैथ ही में सबसे ज्यादा श्योर होंगे, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। पढ़ लीजिए कितना सब्जेक्ट कहीं भी, ठीक है। सबसे अगर मुझसे आप पढ़ रहे रेगुलर तो आपको बाद में यही रियलाइज होगा मैथ ही सबसे अच्छा हुआ है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। निश्चिंत रहिए, इतना विश्वास मानकर चलिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, भिन्न से रिलेट करता है। देखता हूं कितने लोग इसको कर पाते हैं, पढ़ के बताता हूं, ठीक है। एक खंभा है, क्या है, खंभा है। इसका 4/7 हिस्सा कीचड़ में धंसा है। ये हम लोग कक्षा 5 में सवाल फेस करते थे, ठीक है। एक खंभा है जिसका 4/7 हिस्सा कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, जितना धसा हुआ था उसका 1/3 भाग अगर बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में फंसा हुआ है। खंभे की पूरी माप क्या होगी, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर बता सकते हैं। जो बता सकते हैं प्लीज बता दें, कंफर्म कर दें, यस जरूर जरूर, बिल्कुल, हाँ जरूर। चलिए, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, यस। आइए देखिए, अपने पास एक खंभा था, एक खंभा था पूरा का पूरा, ऐसे था, इसको ऐसे मान लीजिए आप लोग, ठीक है। एक खंभा था। अब इसने हमसे कहा था कि इसका 4/7 भाग कीचड़ में फंसा हुआ है, 4/7 भाग। तो अगर हम ऐसे कह दें, मेरी बात को समझिएगा, अगर इस पूरे खंभे की लेंथ को या तो आप n मान लीजिए या तो आप 1 मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम इसको पूरा का पूरा क्या मान लेते, 1 मान लेते हैं, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक है, इतना कीचड़ कर देते हैं, ये कीचड़ हो गया, ये कीचड़ का हिस्सा है। ये देखिए, खंबे का इतना भाग कीचड़ में है। जो कीचड़ का हिस्सा है वो 4/7 है, मतलब यहां से यहां तक का हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा कितना बताएं, 4/7। मतलब अगर आप इसको 1 माने थे पूरा, तो 1 का 4/7 हिस्सा इसके कीचड़ के अंदर था। और आप समझ गए होंगे 3/7 ऊपर रहा होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग पुश करके कीचड़ से खंभे को निकालना चाह रहे थे। जब हमने कीचड़ से खंभे को निकालना चाहा तो देखिए खींचा गया, तो केवल देखिए लिखा होगा धसे हुए का 1/3 भाग, 1/3 लेकिन किसका, 4/7 का, 1/3 लेकिन 4/7 का बाहर आ गया, बाहर आया। अब आप सोचो बाहर कितना आया, बाहर कितना आया पता है, 4/21 हिस्सा बाहर आया, 4/21। मतलब टोटल जैसे अगर 1/4/7 अंदर था, तो उसका हमने जब खींचा बड़ी तेजी के साथ, अभी मैं इसको और भी तरीके से करके देता हूं, आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। जब मैंने खींचा तो मैंने उसका 1/3 हिस्सा निकाल दिया, अर्थात 1/3 जब आपने निकाल दिया तो इसने पता किया कि अभी 8 मीटर तो नीचे ही है, इसका मतलब इसका 2/3 हिस्सा भी नीचे है। अर्थात अंदर कितना है पता है, अंदर इसी का 2/3 हिस्सा होगा, 2/3 गुणे 4/7, अर्थात 8/21 हिस्सा भी नीचे है, नीचे है। इसी 8/21 की लेंथ यहाँ पर 8 मीटर दे रखा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर यह जो अंदर है जो 8/21 है, यह 8/21 की मेजरमेंट अगर 8 है, देखिए साफ साफ लिखा है
तो 8 से कटा, पूरे खंबे की लेंथ आपकी 21 मीटर हो गई। 21 मीटर इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखिए हो सकता है थोड़ी सी डाउट इस तरह से करने में आए, हो नहीं सकता 100% डाउट आएगी। मैं इसको करने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं, उसको फॉलो करेंगे तो ये जो अभी भिन्न भिन्न का सिस्टम है खत्म हो जाएगा। दरअसल ऐसा सवाल आपको केवीएस में भी मिलता है, ऐसा सवाल आपको सीटेट में भी मिलता है, डीटीपीएसबी में भी मिलता है, यूपी टेट में भी मिलता है, और मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि ऐसा सवाल आपको सुपर टेट में भी मिल सकता है। इसलिए इस सवाल पर अपनी क्लियरिटी बनाइए, भिन्न पर कॉन्फिडेंस रखिए। मैंने भिन्न पर आपको काफी सेशंस लेकर चीजों को कंफर्म किया है। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा प्रोसेस को समझिएगा। एक खंभा था, कह रहा उसका मैं आपको बताता हूं। ऐसे देखिए, एक खंभा था, पूरे प्रोसेस वाली, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए मैं समझा रहा हूं। एक खंभा था, इसने कहा इसका 4/7 हिस्सा, 4/7 हिस्सा इसका पानी के कीचड़ के अंदर था। ऐसे मान लेते हैं इतना भाग कीचड़ है, ठीक है, इतना भाग कीचड़ है, इसकी इतनी लेंथ मतलब 4/7 भाग, 4/7 भाग इस कीचड़ में है। अब किसी ने क्या किया पता है, इस कीचड़ से खंभे को निकालने का प्रयास किया। जब निकालने की कोशिश करी तो इसका 1/3 भाग बाहर आया। अब बाहर आया, लेकिन अभी भी उसने कहा कि 8 मीटर अभी भी नीचे है, 8 मीटर नीचे है, तो उसने हमसे पूरे खंभे की लंबाई पूछी है। ये सवाल था। मैं आपको बताऊं, जब ऐसा सवाल आपको मिले तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप सबसे पहले शुरुआती दौर में देखिए, आपके पास जो खंभे की एक्चुअल लेंथ थी उसका 4/7 भाग कीचड़ के अंदर था। तो हमें मान लेते हैं कि हमारे खंभे की एक्चुअल लेंथ 7 या 7 से कटने वाली कोई संख्या ले लीजिए, 7 या 7 से कटने वाली कोई संख्या ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 7 से कटने वाली संख्या 14, 21 ऐसा कुछ हमने सोच लिया, करेक्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करता। हम तो करें सबसे बेटर है 70 सोच लीजिए। हमने कहा चलो 70 मीटर का अपना खंभा है, हमने मान लिया 70 मीटर का खंभा है। आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, अगर 70 मीटर का खंभा है, ऐसे 70 में इसने कहा कि 4/7 भाग इसका कीचड़ में है, 4/7 का मतलब 40 मीटर कीचड़ के अंदर है। अब इस 40 मीटर को जब हमने बाहर की तरफ खींचा, जब बाहर की तरफ खींचा तो इसका 1/3 भाग बाहर चला आया, 1/3 भाग इसका बाहर चला आया। मैं तो कह रहा था ऐसी कोई संख्या लेते जो 70 ना होती, जो एक्चुअली 1/3 निकल रहा था ना, जो 7 और 3 दोनों से कटती, वो ज्यादा बेटर रहता। क्योंकि 70 3 से नहीं कटेगा तो ये आपको कंफ्यूज थोड़ा सा कर सकता है। आपको 7 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या लेनी चाहिए, क्योंकि 1/3 भी तो निकाल रहे हैं, तो 7 का तो सेंस सही है, तो आप 42 ले सकते हैं। और 21 क्योंकि उत्तर आया, उसको लेने से आपको लगेगा आपने सर मान कैसे लिया। हम 7 से और 3 से कटने वाली संख्या सोच रहे हैं, हमने 21 ही माना, हम 42 ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 7 से कटे और 3 से कटे ऐसी संख्या हमने ले लिया। अगर हम 21 मीटर ही ले लेते हैं, चलो 21 मीटर अगर ले लेते हैं तो 21 का 4/7, ध्यान दीजिएगा, 21 का 4/7, 7 × 21 3, 12 मीटर कीचड़ पानी के अंदर है, वो खंबा पानी के अंदर है, कीचड़ के अंदर है। अब इसमें से हमने बाहर खींचा 1/3 हिस्सा, जब 1/3 भाग आपने खींचा होगा तो 3 मतलब 4 भाग इसका निकल गया, 4 भाग निकल गया ऊपर की तरफ, 8 भाग बचा। यही 8 भाग 8 मीटर था। अगर 8 भाग 8 मीटर था तो पूरे खंबे की लेंथ भी तो 21 मीटर हो गई। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सवाल हल हो जाता है। और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में फेस करने को मिलते हैं। भिन्नों पर भी थोड़ा कंट्रोल रखिए, जैसे इस तरह का सोच करके रखिएगा। अगर हमने कहा 1/3 भाग निकाला तो ऐसे कह सकते हैं ना कि आप 1 - 1/3 अर्थात 2/3 भाग बचा, 2/3 भाग बचा। जैसे हमने कहा नहीं, खंभे का 4/7 भाग पानी कीचड़ के अंदर है, हम समझ गए कि 3/7 भाग कीचड़ के बाहर है। ऐसे हम लोग को विजुलाइज करना चाहिए चीजों को, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाती चीजें। यस, अगला सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क का भी सवाल आपकी परीक्षा का ही है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए सभी लोग और कंफर्म करिए। क्वेश्चन ये पूछा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, यस बिल्कुल करवाते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा? मैंने ऐसे सवाल आपको पढ़ाए हैं, आइए मैं फिर समझाता हूं। ए और बी मिल जाए तो काम कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी मिल जाए तो काम कितने दिन में? बी और सी मिलकर के 15 दिन में। सी और ए मिलकर के अगर वही काम करे तो बोलो कितने दिन में? 20 दिन में।
ए बी करेंगे 12 दिन में, बी सी करेंगे तो 15 दिन में, और सी ए करेंगे तो 20 दिन में। अब ऐसे में हम लोग भैया क्या करते हैं, जब टाइम एंड वर्क आपको मैं और डिटेल से पढ़ाऊंगा तो और स्पष्ट होगा। अभी अगर आपकी ऑब्जर्वेशन के आधार पर चलो कि आपको कितना आता है, उसके बिहाफ पर हम लोग ये समय देख रहे हैं। ठीक है, इस समय देख रहे हैं कि सबके अलग अलग कोई काम नहीं कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है। ए बी के साथ जोड़ा बना के कर रहा है, बी सी के साथ जोड़ा बना के कर रहा है, और सी ए के साथ जोड़ा बना के कर रहा है। तो इनको ऐसे 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 समय लग रहे हैं। हम ऐसे सवालों के लिए टोटल वर्क प्लान करते हैं कि एक ऐसी संख्या सोचो जो 12 से 15 से 20 से कटे, ऐसी संख्या हो गई 60। हमने मान लिया कि हमारा कुल कार्य क्या है, 60 है। कुल कार्य 60 है, तो हम इस समय क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षमता। ए बी की क्षमता, बी सी की क्षमता, सी ए की क्षमता। क्षमता क्या होती है, क्षमता कुछ ऐसे होती है कि ए बी कहते हैं कि हम 60 काम को 12 दिनों में कर लेते हैं, इसलिए वह प्रतिदिन कितना काम करते होंगे, तो प्रतिदिन 5 काम करते होंगे। 12 पंचे 60 काम हो गया। बीसी कहते हैं कि हम 60 काम को 15 दिनों में कर लेते हैं, तो प्रतिदिन कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। सीए कहते हैं कि हम 60 काम को 20 दिनों में कर लेते हैं, तो प्रतिदिन कितना काम करते होंगे, 3। अब हमें भैया इनको क्षमताओं को मिलाना है। मिलाइए कैसे, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। मैंने कहा यार अपनी अपनी एग्जैक्ट क्षमता बताओ। उन्होंने कहा सर एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, हम मिला के बता पाएंगे, डबल डबल अपनी इफिशियंसी को हम बताएंगे। डबल ऑफ ए, डबल ऑफ बी, डबल ऑफ सी, मतलब सब तीनों ने, देखो 2-2 बार थे ना, इसलिए तीनों ने अपनी क्षमता को डबल डबल करके बताया। तो हम समझ गए कि इन लोगों ने 5 4 9 3 12 काम किया होगा। कितना काम, 12 काम। तीनों मिलकर के, अभी नहीं, तीनों मिलकर के अपनी डबल डबल एफिशिएंसी के साथ, अपनी डबल क्षमता के साथ जब 12 काम करते हैं, तो नेचुरल एफिशिएंसी के साथ एबीसी मिलकर के केवल 6 काम करते रहे होंगे। कितना काम, 6 काम। अब हमको ये पता चला कि तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। तीनों हमको करवाना किससे, ए से। तो आपको ए से, देखिए काम को ए से करवाना है, तो आप बीसी का पता करो कि बीसी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो पता चला बीसी एक दिन में 4 ही काम करता है। बीसी अगर 4 करता है और काम हो रहा है 6, इसका मतलब ए करता होगा 2 काम। अब टोटल हमें समय निकालना है, ए ने कुल काम को कितने दिनों में समाप्त किया, तो 60/2 कर दो, 30 दिनों में कार्य डन हो पाएगा। मतलब ए से अगर आप करवाने जाएंगे तो ए उस पूरे काम को करने में केवल 30 दिन का वक्त लगाएगा। अकेले, उसको अकेले जिम्मेदारी दे दो तो अकेले 30 दिनों में संपूर्ण कार्य को डन कर देगा। और आप सबके रिस्पॉन्स सही है, सबका आंसर सही है, एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन आप लोग बता रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। करेक्ट है ना, चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह सब लोग कंफर्म करते चलिए, श्योर करते चलिए। अब देखिए ये सवाल फंसा देता है, कंफ्यूज ना होइए, आराम से करिएगा। हमको इनका भैया मासा निकालना है। सवाल आपकी परीक्षा का है, जब भिन्न संख्याएं हमको दी गई हैं, ए बटा बी, बी बटा सी, बी बटा सी मत लिखिए, कुछ और ले लीजिए, ठीक है। ए बटा बी है, सी बटा डी है, ई बटा एफ। इस प्रकार से हमको अगर भिन्न संख्याएं दी गई हैं, फ्रैक्शनल नंबर, इनका मासा कैसे निकलता है। इनका मासा अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए पता है, अंशों का मासा, अंशों का मासा बटा हरों का लासा, बटा हरों का लासा, ये नियम होता है। अंशों का मासा बटा हरों का लासा, ये रूल होता है। करेक्ट है। जब भिन्न संख्याओं का मासा करना हो, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। जब लासा करना होता, अंशों का लासा बटा हरों का मासा कर देते हैं। इस तरह से करा जाएगा। अब जैसे आपसे कहा है 14, 42 और 21, आपको मासा करना 14, 42 और 21 का मासा, इसको करिए का मासा। और नीचे चलिए, नीचे आते हैं 33, 55 और 22 का लासा, ये आपको करना है, ठीक है। यस, 14, 42 और 21 का मासा। अच्छा, इसका मासा कौन बताएगा, किसी समूह का मासा उनमें या सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी होती है। आप देख रहे हैं कि सारी संख्या 14 से सबसे छोटा कौन है, 14 है। मासा हम कैसे सोचते हैं, आप मेरी थॉट सोचिए। हमने देखा कि मासा मैं करने गया तो मैं सबसे छोटे के पास जाता हूं। सबसे छोटा कौन है, 14। मैंने उससे पूछा या चेक किया कि भैया तुम सबको काट दोगे, तो उसने कहा नहीं हम 42 को तो काट देंगे, बस 21 को नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम इसको जो काटता है सबसे पहले 7 के पास गए तो 7 सबको काट सकता है, इतना कंफर्टेबल है। करेक्ट है। अब हम आते हैं लासा के लिए। जब हम लासा करने जाते हैं तो लासा में हम सबसे बड़े के पास आते हैं।
सबसे बड़ा कौन है? 55। 55 किसी से कट रहा है? नहीं। तो मैंने देखा कि अपने पास 33 है, अपने पास 55 है, अपने पास 22 है, जो हर वाले हैं उनकी तरफ की बात मैं कर रहा हूं। करेक्ट है। आइए हम इनका थोड़ा थोड़ा फैक्टर बना दे, क्योंकि बहुत ही आसान लग रहे हैं, कोई बहुत टफ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं एकदम मतलब कंफर्म हूं जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एकदम भरोसा है कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। बोलिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफर्म करें। यस। अगर ये समझ में सबको आ गया कि यहां सब में, जैसे अगर मुझे इसका एलसीएम करना है तो मैं समझ गया कि 11 तो भैया सब में है, 11 के अलावा ये तीनों नंबर बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। यस नहीं है? ये है? नहीं है। तो आप ऊपर का तो समझ गए कि ऊपर 7 है, नीचे देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 11 तिया 33, 330 हो गया। 7/330 कहीं पर है? हाँ बिल्कुल है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा, 7/330 एकदम आपने सही उत्तर बताया। और इसी तरह से आप निर्धारित कर सकते हैं कि इस तरह का भिन्न सवाल जब मिलेगा, भिन्न का समूह, तो उसका एलसीएम, अच्छा एलसीएम पूछता, ऊपर का एलसीएम निकालते, नीचे का एचसीएफ निकालते, बन जाता। इस बात को आपको अच्छे से कंफर्म करने की नीड है। आई होप आपको सबको क्लियर हो रहा होगा, सवाल क्लियर समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अब देखो, जैसे वर्गमूल नॉर्मल तो बहुत किया होगा, लेकिन हमको अपने एग्जाम में इस तरह का वर्गमूल पूछता है, देता है, ऐसा पेट में भी आता है। 7 प्लस कितना है बताएं? 7 प्लस 2√10 है। करेक्ट है। अब इसको देखो, ये लिखा है या कभी कभी ऐसे लिख कर आ जाता है, और इसका अर्थ ही होता है कि वर्गमूल करो। हम ये जानते हैं कि वर्गमूल, जैसे हमको अगर आप दे दो कुछ ऐसे, मान ली मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग खुद ही बताएंगे, जैसे लिखा 4 का वर्ग, या 4 नहीं लिखते हैं, 2 का वर्ग, और इससे पूछा जाए, किसी ने कहा कि वर्गमूल बताएं, क्योंकि यह खुद वर्ग है तो इसका वर्गमूल 2 ही हो जाएगा। ऐसे कभी आपको मैं लिख कर दूं a+b का होल स्क्वायर, और मैं कहूं भैया इसका वर्गमूल बताओ, तो आप समझ गए कि सर बस कुछ नहीं, a+b हो जाएगा। किसी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल, किसी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल जिसका वर्ग है वही वर्गमूल है। ठीक है। जैसे हमने 4 की बात करी, 4 जो 2 का वर्ग होता है तो वर्गमूल 2 हो गया। a+b के होल वर्ग का वर्गमूल a+b हो गया। ऐसे ये जो नंबर है ये किसका वर्ग है, यही कंफर्म हो जाए तो वही वर्गमूल है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि हम कोई मेथड लगाएं, हम विकल्प पर भी चले जाएं। हम a+b के होल स्क्वायर का नियम तो जानते ही जानते हैं, उसी का उपयोग करके डिफाइन कर दे, आराम से आंसर आ जाएगा। और नहीं आता, अगर आपको लगता नहीं हम मेथड ही लगाएंगे, तो आप मेथड भी लगाओ, हम मेथड के लिए भी तैयार हैं। कैसे? आप इसको छोड़ दिया करिए, हमें जानते हैं कि जब तक a+b, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, a+b के होल स्क्वायर पर बनेगा तो सेट होगा। तो यह a² + b² हो गया। इसकी बात करते हैं तो यह 2 है, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं √5 या √2 में। अब सुनो, यह a है, यह b है, यह a है, यह b है, 2ab। तो अब सुनो, देखो क्या सेट हो रहा है क्या? जैसे √2 का स्क्वायर 2 होता है भाई, अगर हम ऐसे सोच लें कि √2 है प्लस √5 है, और इसके बीच का होल वर्ग करें तो a², भाई नियम क्या होता है बताओ, a+b का होल वर्ग a² + b² + 2ab होता है। a² करेंगे तो 2 बनेगा, √5 का करेंगे 5 होगा, प्लस 2 × √2 × √5 √10 हो गया, 10 + 2 √10 हो गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सी ऑप्शन है यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कुछ मत करिए, आप ऐसे जाइए विकल्प के पास, और उसके पहले इतना दिमाग में जरूर सेट करे रहिए कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वह a² + b² + 2ab होता है, और उसी बिहाफ पर इसको सेट भी किया जाता है। जब ऐसा सवाल बनता है तो इसी बिहाफ पे सेट किया जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे √6, अब यहां पर सोचो, √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1 + 2 × √6 होगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। 2 का वर्ग 4 होगा, 5 का 9, तो ये खत्म कर दीजिए, 5 का 5, 5 4 9। यहां सोचो एकदम सेट आपका परफेक्ट बैठ रहा है, तो आपका सी विकल्प, या बिल्कुल ऑप्शन से करिए, मैं तो कह रहा हूं कुछ मत सोचिए, ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से जाएंगे तो भी आंसर अपना एकदम सदाबहार है, मिलता चला जाएगा, टेंशन नहीं आएगी। आ रही बात है समझ में? यस। 9वें पर आइए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? आप लोग अगर इतना डिविजिबिलिटी जानते हैं तो बताएं हमें, सभी लोग ध्यान से सोच करके विचार करके। 99 से कौन विभाज्य होता है बताइए? कौन सी संख्या 99 से कटती है? जो संख्या 9 से कटे और जो संख्या 11 से कटे वही 99 से कटती है। जो 9 से कटे, जो 11 से कटे, वही 99 से कटती है। 9 की भाज्यता क्या होती है? 9 की भाज्यता यह होती है कि सभी अंकों का योग
सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, ठीक है, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 11 के लिए हमें अल्टरनेट डिजिट को चेक करना पड़ता है। अल्टरनेट डिजिट का जोड़ और मतलब मैं समझाता हूं, पहले 9 वाला चेक कर लीजिए। देखिए इसमें कौन कौन सा 9 से कट रहा है। जैसे 9 से कटने के लिए मैंने चेक किया 5 4 9, ठीक है, 4 3 7 2 9, 9 से तो कट रहा है वाला। और देखिए जो नहीं कट रहा हो, जैसे ध्यान देखिए 5, अब यहां समझिएगा 7 2 9, 5 4 9, 6 3, ये भी 9 से कट रहा है, ये 9 है, 9 से कट ही रहा है, ठीक है। 4 3 7 2 9, ये नहीं कट रहा है, इसको खत्म कर दें। 9 कट रहा है, 7 2 9 होता है, 5 ये भी कट रहा है। अभी 11 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी होगी। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए जब मैंने पहला ही विकल्प देखा 1 1 4 3 4 5, इसका प्रोसेस क्या होता है, कई होते हैं। एक तो अल्टरनेट जोड़ना चाहिए, जैसे एक का अंतर इकाई शुरू करिए, एक एक के अंतर पर जाइए, 5 3 8 1 9 आया, कितना है 9। इधर है 4 4 8 1 9, इसका भी अंतर कितना है 9। इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है तो पक्का है 9 11 से भी कट जाएगा। मतलब ये प्रोसेस होता है जिसमें आप 11 की भाज्यता भी डिफाइन करते हैं और 9 की भाज्यता भी डिफाइन करते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर कितना होगा, पहला विकल्प होगा 1 1 4 3 4 5, राइट सोल्यूशन बन रहा है। कंफर्म करते चलिएगा, यस बिल्कुल। अब बी तो बिल्कुल, अगर बी की तरफ जाते, देखिए बी भी अपने पास है, इसकी तरफ देखा 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, 0 है, 6 है। मैंने इसके लिए थोड़ा सा सोचा कि देखते हैं इसका क्या सिस्टम है, थोड़ा चेक करते हैं। 6 4 10, 10 7 17, 17 3 17 3 20, 2 5 5 2 7 7, नहीं कटेगा। 11 10 और 20 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 13 होता है। 13 11 से नहीं कटता है, रूल ए होता है। बाकी हम 2 2 के अंतर पे भी चेक करते हैं, 3 3 का भी अंतर चेक किया जाता है, सम विषम का जोड़ करके भी कंफर्म हम लोग कर ही रहे हैं। तो फिलहाल हमने 99 से चेक करके देखा, यह संख्या आपकी नहीं, मतलब एक ही संख्या जो पहला विकल्प है वो 99 से कट रहा है, क्योंकि वो 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। तो आपके यहाँ सवाल ऐसे पूछ लेता है डिविजिबिलिटी के बिहाफ पर। पाई के बारे में आप लोग बात करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली पाई क्या है ना। पाई पूछा गया सवाल है, पाई क्या है। पाई पहली चीज तो एक सिंबल है जो ग्रीक यूज किया जाता है, बहुत वैल्यूएबल सिंबल है। पाई का मान न्यूमेरिकली हम 22/7 मानते हैं और इसी को लमसम हम लोग मान लेते हैं 3.14, ठीक है। पाई को रेडियन की तरह भी यूज किया जाता है, जब हम लोग कोण की तरह देखते हैं तो एक पाई बराबर 180 डिग्री हो जाता है। अब इसमें क्या बोला है कि पाई है एक परिमेय संख्या, इसने कहा पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं आपको बता दूं, पाई अगर एक वैल्यू है, जैसे 22/7 है, 3.14 है, तो परिमेय है। लेकिन अगर पाई एक सिंबल है, केवल एक जो है आपका एक सिंबल है, प्रतीक है, तो पाई हमेशा एक अपरिमेय है। इसलिए अगर इस सवाल को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, पाई क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि परिमेय का नियम होता है P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q नीट 0 के बराबर ना हो। 3.14 को भी वैसा कर सकता हूं, 22/7 ऑलरेडी है ही है। तो ये दोनों अगर सिंबल के वैल्यूज के रूप में है तो परिमेय है, जबकि अगर हम सिंबल की बात करेंगे, केवल और केवल सिंबल, तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। और आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, यस कंफर्म हो गई बातें। तो यहां तक हमने किया। अच्छा, मैं एक डिस्कशन आपसे कर रहा हूं, आप लोग कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फेथ कर रहे हैं कि क्वेश्चंस पर कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके आज के सेशन के बाद बताइए, फिर उस हिसाब से अगले क्लास की प्लानिंग करें हम आपके लिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा, कितने सवालों में आप लोग श्योर हो, कितने सवालों में डाउट है, या किस सवाल के स्तर को लेकर कंफ्यूज हो, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए।